टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम थोड़ा सा हमको रुकना पड़ा। विथ मी इज़ नागपुर एडिशनल कमिश्नर एनएमसी श्री जलज शर्मा सर हैं मेरे साथ। सर, हम हॉस्पिटल्स के ऊपर में कार्रवाई की बात कर रहे थे। आपने कहा कि कार्रवाई करना एकदम से बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब कंप्लेंट्स आती हैं उनके ऊपर में एक अध्ययन होता है और अगर उसकी पूरी जांच करने के बाद वो दोषी साबित हो तो आप उस पर कार्रवाई करें। उसी के साथ इंडिविजुअल कंप्लेंट्स जो हैं, देखिए अभी मार्च और अप्रैल में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का आंकड़ा बताऊं तो लगभग 25 से 30 हज़ार पेशेंट्स वहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं या किसी की डेथ हुई है। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ 25 to 30,000। तो आप अगर उसमें से अगर स्केल लेंगे कि कितनी कंप्लेंट्स आती हैं तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हर किसी की कंप्लेंट भी सॉल्व की जाए जी। हॉस्पिटल के ऊपर जो कार्रवाई है वो एक बड़ी कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई को करने से पहले वी हैव टू मेक श्योर कि इंडिविजुअल कंप्लेंट्स जो है सारी जो ज़्यादा सीरियस है, ज़्यादा सेंसिटिव है, फाइनेंशियल नेचर की हैं कि किसी के ज़्यादा पैसे लगाए गए, किसी को बिल ज़्यादा दिया गया, उस चीज़ को सॉल्व किया जाए। और हमने ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है जो अभी हमारा करंट फोकस है वो इस चीज़ पर है और इनफैक्ट यही हमारा फोकस पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है। उससे पहले जो वेव थी उसके अंदर सभी लॉकडाउन प्लस जो वेव चल रही थी उसके होने की वजह से इतनी कंप्लेंट्स नहीं आ रही थी। मतलब हमें भी पता है कि बिल्कुल नेचुरल है कि 100% सभी लोगों के साथ सभी हॉस्पिटल ने वो किया होगा तो नहीं है, बिकॉज as there are all kinds of people, उसी तरह there are all kinds of hospitals, there are some bad hospitals and I 100% agree that in bad hospitals का भी example set किया जाना चाहिए और होगा yes। ओके सर, श्रेया ठाकरे एक सवाल कर रही हैं और मुझे ऐसा लगता है वो पहले से ये सवाल करें और ये पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसके बिना तो ये इंटरव्यू ख़त्म ही नहीं हो सकता। सर, आपने हॉस्पिटल्स में जी कुछ लोगों को बैठाया ये कहकर कि ये वो लोग हैं जो बिलिंग को लेकर आम जनता की मदद करेंगे, उनको आपने नाम दिया ऑडिटर्स। सर, सॉरी टू से बट एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग बैठाए गए वो काम के नहीं थे, क्योंकि अगर काम के होते तो सर जनता में इतना रोष नहीं होता, इतना दुख नहीं होता, इतनी तकलीफ नहीं होती। ऑडिटर्स ने अपना काम क्यों नहीं किया? क्यों ऑडिटर्स मिसिंग थे? कई जगह तो ऑडिटर्स ने अपने रिश्तेदारों को बैठाकर वो छुट्टी पे चले गए और ऑडिट हुआ नहीं। जब ऑडिटर्स के पास लोग ढूंढने लगे तो ऑडिटर्स जब मिले भी तो उन्होंने कहा बराबर है, हॉस्पिटल बराबर चार्ज कर रहा है और उन्होंने हॉस्पिटल्स के हिसाब से बिलिंग में मदद करी हॉस्पिटल की। तो सर, हॉस्पिटल में जो ऑडिटर्स बिठाए गए थे वो जनता के लिए बिठाए गए थे या हॉस्पिटल की टेंशन थोड़ी कम करने के लिए बिठाए गए थे? जी, ये देखिए सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी जानना चाहते हैं कि ऑडिटर्स एक्चुअली है क्या चीज़, क्या इशू है। तो लोगों को दिखे नहीं ना, इसलिए पूछ रहे हैं। सही बात है। तो जो कॉन्सेप्ट है ऑडिटर्स या ऑडिटिंग का, बिल ऑडिटिंग का, वो 31 अगस्त की नोटिफिकेशन से शुरू होता है जिसके अंदर ऐसा दिया गया है कि एज पर दिस नोटिफिकेशन जो बिल्स हैं वो दे शुड बी ऑडिटेड। उसका मतलब है कि वो नोटिफिकेशन के अंदर जो 80% बेड से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है उसके जो बिल्स हैं वो चेक किए जाएं कि वो सही है या नहीं, क्या वो उसके अंदर चार्जेस सही लगाए गए हैं या नहीं। उसके अंदर जब हमने देखा और या फिर जब ये कंप्लेंट आनी शुरू हुई कि ऑडिटर्स काम नहीं कर रहे हैं या फिर ऑडिटर्स मिलते नहीं हैं, तो जितने भी इस टाइप जब हमारे पास कंप्लेंट्स आने लगी तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक भी कंप्लेंट इस चीज़ की नहीं आई कि ऑडिटर मुझे नहीं मिला। रैदर देन कंप्लेंट इस चीज़ की आई कि सर ऑडिट ढंग से नहीं हुआ है। हमारे पास इमीडिएट क्या था, हमें क्या करना है, हमारे मन में ये है कि हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए सोल्यूशन, क्योंकि वो सिस्टम है उसको चेंज करने में टाइम लग सकता है। इमीडिएट सोल्यूशन क्या है? इमीडिएट सोल्यूशन है पोस्ट ऑडिट। पोस्ट ऑडिट ये है कि भाई मेरे को पहले ये जो प्री ऑडिट मेरा बिल हुआ है, ऑडिट हुआ है, ऑडिटर ने साइन भी कर दिया है, बट मुझे अभी भी उसमें शंका है कि ऑडिट नहीं हुआ ढंग से जी। तो उसके लिए हमने पोस्ट ऑडिट रखा है कि आप मेरे पास आइए या मुझे दीजिए या मुझे ईमेल कीजिए कि सर ये बिल है, ये ढंग से ऑडिट नहीं हुआ है। उसके साथ मुझे दोनों चीज़ें मिलेंगी कि ऑडिट ढंग से नहीं हुआ तो मैं ऑडिटर को भी पकड़ूंगा
ऑडिट ढंग से हुआ है तो मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ इसमें कि देखिए इसके अंदर सब कुछ बराबर है। इसी के लिए प्री ऑडिट के साथ पोस्ट ऑडिट भी है। किसी भी चीज़ अगर कोई सिस्टम सही तरह चल नहीं रहा है, जैसे अगर बताया जा रहा है, कंप्लेंट है कि ऑडिटर सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए चेक करने के लिए वी नीड टू हैव दैट बिल कि देखिए साहब ये बिल ऑडिटर ने चेक किया है बट इसमें इतनी गलतियां जी। जितने बिल ऐसे आए हैं, अब आने शुरू हुए हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि वो बिल्स अब हमारे पास आने शुरू हुए हैं कि साहब ये ऑडिटर ने देखा 80% का बिल है बट इसमें गड़बड़ है, इमीडिएटली उस के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है उस ऑडिटर के ऊपर इमीडिएटली। बट उसके लिए हमें आप लोगों से ये कोऑपरेशन चाहिए कि साहब ये देखिए 80% का बिल है। आप अगर हमें ये इस तरह से देंगे, कुछ चीज़ें प्रूव करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि उस दिन वहाँ पर ऑडिटर नहीं बैठा हुआ था। अगर ऑडिटर नहीं बैठा तो आप वो बिल हमें दे दीजिए जिस पर ऑडिटर की साइन नहीं है, इमीडिएटली वो कंफर्म हो जाएगा कि ऑडिटर नहीं था वहाँ पर, ऑडिटर के ऊपर एक्शन लेंगे। बट अगर आप सिर्फ ये बता रहे हैं या सिर्फ ये एलिगेशन कर रहे हैं कि वहाँ पर जिस दिन मैं था उस दिन ऑडिटर नहीं था, तो वी वुड नीड समथिंग मोर कंक्रीट आउट ऑफ दिस। वी टोटली अंडरस्टैंड कि अगर हमारे 70 ऑडिटर हैं तो हो सकता है कि उसमें से कोई ऑडिटर बदमाश हो या कोई ऑडिटर अच्छी तरह काम ना कर रहा हो, या हो सकता है कि वो मिल ना रहा हो। अब इसको इंश्योर करने के लिए हमने 2-3 सिस्टम बनाए हैं और ये पहले से, मतलब सेकेंड वेव आने से पहले से ही शुरू थे। हम हर 15 दिन में ऑडिटर को उस हॉस्पिटल में बदलते थे जी। जिससे सबसे पहली बात ये कंप्लेंट ना हो कि वो ऑडिटर और उस हॉस्पिटल के अंदर कुछ आपस में सेटिंग है। हर 15 दिन में ऑडिटर्स को बदला गया है। उस ऑडिटर का नाम जो है वो GAD, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वो सेट करता था कि वो कौन सा ऑडिटर अगली बार कहाँ, रैंडम तरीके से रीशफल किए जाते थे। तो एक ऑडिटर को एक जगह पर एसोसिएट करना ना हो, इसके लिए ही ये शफलिंग वाला सिस्टम शुरू किया गया था। उसके बाद कोई भी ऑडिटर की अगर बिल ऐसा आता है कि जिसके अंदर ऑडिटर ने चेक नहीं किया है, तो उसके लिए पोस्ट ऑडिट का सिस्टम हमारे पास शुरू किया गया कि साहब 80% का बिल है, इस 80% के बिल के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स आई हैं। श्रेया ठाकरे कहती हैं कि जब तक जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व नहीं होते तब तक पोस्ट ऑडिट की जो व्यवस्था है वो बराबर नहीं होती और बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं किया जाता। जो ये कंप्लेंट्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि लोक प्रतिनिधि ही आकर देते हैं। जो ये कंप्लेंट का सिस्टम है कि आप हमको आकर कंप्लेंट दीजिए, अपना बिल दिखाइए, तो यही तो पोस्ट ऑडिट है। इसके अंदर हम चेक करते हैं कि आपका बिल सबसे पहले तो 80% का है या 20% का है। 80% का है तो निश्चित ही उसमें ऑडिटर से भी सवाल पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे थे वहाँ पर जी। बट अगर जो मैंने बताया जैसे कि 350 कंप्लेंट्स पिछली बार भी आई थी, दे वर ऑल प्री ऑडिट, दे वर ऑल पोस्ट ऑडिट। कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस बात से सेटिस्फैक्शन नहीं है कि भाई हमारा बिल ऑडिट नहीं हुआ है या अच्छी तरह नहीं किया गया है, तो इमीडिएटली आप हमें बताइए। अब इसके अंदर क्या है कि हमारे जो सेकेंड वेव के बाद जो हमारे पास पिछली वेव में जो कंप्लेंट सॉल्व की गई थी, वो मेरी जो टीम थी उसमें 3 लोग थे जी। अभी जो कंप्लेंट्स का स्केल है वो इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत बढ़ गया है, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट भी बहुत ज़्यादा है। अभी तक हमारे पास कंप्लेंट्स पहले से कम है, जैसा मैंने बताया, बहुत कम है पिछली बार से। बट अगर कंप्लेंट्स बढ़ेंगे भी तो इसी वजह से सर क्या इसका मतलब लाचारी तो नहीं है ना सर? इसका मतलब लाचारी तो नहीं है कि कंप्लेंट्स कम हो जाना, कि क्या करेंगे, कुछ तो होने वाला है नहीं, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अगर इसका मतलब ये होता है कि कहीं भी कंप्लेंट्स आपके नहीं जाती हैं, तो उसका मतलब है कि जो लोगों की कंप्लेंट सॉल्व हो रही हैं उन लोगों से पूछा नहीं जा रहा, या शायद वो लोग जिन लोगों के वो अपने रिफंड मिल जाते हैं या जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उनसे कोई पूछ नहीं रहा कि आपने ऐसा क्या किया। अगर उनसे पूछे तो वो बताएंगे कि मैंने एक स्टेप अपनी तरफ से लिया, मैं गया NMC के ऑफिस, मैंने अपनी कंप्लेंट दी, वो कंप्लेंट को चेक किया, 8 दिन लगे, उसके बाद मुझे हॉस्पिटल की तरफ से कॉल आया, NMC की तरफ से कॉल आया कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी गई है। उस चीज़ को अगर बताया जाए तो इमीडिएटली बाकी लोगों को पता चलेगा ना, तो वो निराश होने की क्यों ज़रूरत है? तो किस नंबर पे फ़ोन करके कंप्लेंट करें सर? कंप्लेंट अगर आपको करनी है तो
उसको कम से कम टाइम देने के लिए अगर आप किसी नंबर को फ़ोन घुमाएंगे तो उसके बाद इमीडिएटली हम आपसे यही पूछेंगे कि आप अपने बिल की कॉपी लेके आइए। तो रैदर दैन आप नंबर को फ़ोन घुमाने के, आप डायरेक्ट हमारे पास, हमारे ऑफिस में जहाँ पर कंप्लेंट्स को स्क्रूटिनी करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उनको हैंड ओवर करेंगे। क्योंकि देखिए बहुत ही नेचुरली ये सब समझते हैं कि अगर फ़ोन करने पर बिल्स चेक नहीं किए जा सकते जी। बिल्स को चेक करने के लिए बिल की फिजिकल कॉपी लगेगी, उसके साथ आपकी कंप्लेंट का नेचर लगेगा जी। किसी का कंप्लेंट का नेचर हो सकता है कि मेरे मेडिसिन में ज़्यादा पैसे लगे, किसी का नेचर हो सकता है नहीं मेरे बेड के चार्जेस ज़्यादा लगे। वो देखने के लिए हमें आपकी कंप्लेंट भी पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद हमें आपका बिल चेक करना पड़ेगा, हमें हॉस्पिटल से भी जवाब मांगना पड़ेगा। अगर आपको इतना लगता है कि आपके पास बहुत आपके साथ अन्याय हुआ है या आपका ऑडिट नहीं चेक हुआ है, तो इतना आपको कम से कम अपनी तरफ से करना पड़ेगा। नहीं तो आप उन लोगों से बात कीजिए, और मैं या फिर तो कहूँगा कि आप अपने माध्यम से, राज जी आप अपने माध्यम से इन लोगों से बात कीजिए जिनको उनके कंप्लेंट की वजह से पैसे वापस मिले। क्योंकि इन सब में वो लोग तो रह ही जाते हैं, इन सब में वो लोग रह जाते हैं जिन लोगों को ट्रीटमेंट अच्छा मिला। इन सब लोगों में, इन सब बातों में वो लोग तो रह ही जाते हैं कि जो लोग घर ठीक तरह से गए हैं, जिनकी फैमिलीज ठीक हैं। इन सब चीज़ों में वो लोग तो रह जाते हैं कि जिन लोगों ने आज तक जो प्रिकॉशन ले रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, जिसकी वजह से वो बचे हुए हैं, वो लोग तो रह जाते हैं इस सारी चीज़ों में। इस सब में वो लोग रह जाते हैं कि जिन लोगों को इमीडिएटली यहाँ से सॉल्यूशन मिला है, जिनको कंट्रोल रूम से बेड मिला है। Why are we not covering these people? Out of these 25,000 people in private hospitals and roughly 10,000 people in government hospitals, we should ask these success stories also. डेफिनेटली आई थिंक वो भी लोगों के ध्यान में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये बात जब ध्यान में आती है कि नहीं, कहीं किसी लेवल पर मुझे ऐसा लगता है शायद ये मतलब ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है। इनफैक्ट आई ऑल्सो लुक एट मेनी थिंग्स इन अ नेगेटिव वे, और sometimes we look at negative news as we find it more attractive. But believe me, I want to assure all the viewers that there are many more success stories. Many doctors have done wonderful work in government and in private. Many corporation staff, many officers have done work day and night. There have been tasks which have been done throughout the night. ट्रेन से जब टैंकर आते थे तो उसको उतारना, कई एजेंसी उसके अंदर इन्वॉल्व होती थी, पुलिस, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस, रेलवेज, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन लिए गए हैं विच माइट नॉट बी वर्दी। ऐसा मुझे लगता है शायद वो लोगों को लगता नहीं है वर्दी ऑफ मेंशनिंग, बट इफ आई डोंट मेंशन देम देन माय जॉब एज अ सिविल सर्वेंट would not be totally complete. It is my job to mention both the things. अगर नेगेटिव चीज़ें हुई हैं उनको सॉल्व करने से के साथ साथ जो पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, जो हमारे भी लोगों की जान गई है, जो हमारे भी स्टाफ मेंबर्स की जान गई है, हमारे भी लोगों ने जो दिन रात जो RRTs हैं, लोगों के घर, पॉजिटिव घरों के लोगों के घर जाके जी, जिन लोगों के घर जाके उन्होंने मेडिसिन दी है या चेक किया है। लेकिन मेडिसिन पिछले साल तक ही NMC सबको पहुंचाती थी, इस साल नहीं पहुंचाया आपने। उसका रीज़न बहुत सिंपल सा था कि उस जो मेडिसिन पिछली बार थी उसमें से बहुत सारी मेडिसिन जो है वो प्रोटोकॉल से निकाल दी गई। एक्सपर्ट्स का ओपिनियन था कि उन सारी मेडिसिन को देने या ना देने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑल दीज डिसीजंस आर टेकन ऑन बेसिस ऑफ एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स। इट इज़ नॉट दैट कि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम है मेडिसिन देने में, बट इफ द एफर्ट कैन बी एक्चुअली यूटिलाइज इन सम अदर वे इन विच पीपल कैन एक्चुअली बी सेव्ड, लाइव्स कैन बी सेव्ड, बिकॉज वी हैव लिमिटेड स्टाफ. It is not that NMC or the collector office everyone has unlimited staff. We have taken help of NGOs, we have taken help of civil society, we have taken help of private hospitals, because there are many things which can't alone be done by just one body. True. Therefore what has happened because of that is in this scale we have to optimize the effort also. एफर्ट कहाँ पर बेस्ट दिया जाए टाइम पर, रादर देन मतलब मेडिसिन जब तक हमें एक्सपर्ट्स को लगता था कि मेडिसिन घर तक देनी ज़रूरी है तब तक वो मेडिसिन दी गई. उसके बाद अगर ज़रूरी लगा कि वो जो स्टाफ है उनको बेटर रहेगा कि अगर हम ऐसी जगह पर दें जहाँ पर और ज़्यादा ज़रूरी है या ज़्यादा जान बचाने के लिए ज़रूरी है लोगों की, तो वहाँ पर उनको यूज़ किया गया.
सर एक सिचुएशन है, मैं चाहता हूँ आप इस सिचुएशन को थोड़ा सुने और फिर आप, अगर मैं आपको न्याय के चेयर पे बैठाता हूँ तो आप न्याय करें। Okay. सर एक व्यक्ति एडमिट थे एक नर्सिंग होम में जो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के ज़रिए चलाया जाता है। ओके। वहाँ एडमिट थे वो, और एक नेता के होम विजिट होने के बाद बाईपैप मशीन निकाला दिखा ओके। पेशेंट का वीडियो कॉल पर, ओके। और शाम में उनकी डेथ हो गई। सर क्या ये मर्डर नहीं है? क्या लगता है आपको? इनफैक्ट सिर्फ ये 3 सेंटेंस है कि सबसे पहले वो व्यक्ति एक नर्सिंग होम में था, उसके बाद उसकी बाईपैप मशीन निकली हुई थी। हाँ, उसकी बाईपैप मशीन निकली हुई थी। नेग्लिजेंस। मैं यही बता रहा हूँ कि सिर्फ ये 3 सेंटेंस से मैं कंक्लूजन नहीं निकाल सकता। इनफैक्ट कोई भी समझदार व्यक्ति, चाहे वो न्याय की सीट पर हो, अगर कोई न्याय की सीट पर हो, वो भी सबसे पहले यही पूछेगा कि आई विल रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन। So if people give you more information, then will you be? Of course. In fact, if I am correct, if I am thinking about the same case, अगर मैं भी शायद वो केस के बारे में जानता हूँ, तो उसमें ऑलरेडी पुलिस की वो शुरू हो चुकी है, पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो सिर्फ ये 3 सेंटेंसेस के ऊपर अपना ओपिनियन बना लेना विल नॉट बी जस्टिस। सिर्फ जी सर, जो पूरा का पूरा ये जो पेंडेमिक का सिचुएशन आया, एक ऐसा महीना नागपुर शहर ने देखा जिसमें सिर्फ घबराहट थी, परेशानी थी, एक किस्म का डर, हर घर में नेगेटिविटी थी। आज कई सारे युवा जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि NMC इज इक्वल टू नेगेटिव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ऐसा भी एक मैसेज पढ़ने को मिला। सर हॉस्पिटल्स में बाउंसर्स की क्या ज़रूरत पड़ती है? मोंटी पूछ रहे हैं आपसे ये चीज़ कि मैं जलद शर्मा सर से पूछना चाहता हूँ ये कि एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर सर तकरीबन 20-30 बाउंसर्स नज़र आ रहे हैं। सर बाउंसर्स का काम सर डिस्कोथेक के बाहर हम देखते हैं जी, है ना सर, या सिक्योरिटी में देखते हैं, लेकिन ये किस किस्म की सिक्योरिटी की बाउंसर्स लग रहे हैं अस्पताल को, और उस अस्पताल को जिसके ऊपर में NMC कार्रवाई करे, इसका इंतजार जनता कर रही है। देखिए अब मैं रेडियंस की बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि NMC इज इक्वल टू नेगेटिव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दिस इज नॉट इन अ वेरी गुड टेस्ट। और आई डोंट एक्सपेक्ट यूथ टू बिहेव इन दिस वे कि वो इस तरह के मतलब शॉर्ट फॉर्म्स या फुल फॉर्म्स किसी के भी बनाएं, बिकॉज कौन कहाँ पर काम कर रहा है और किस सिचुएशन में किसने क्या डिसीजन लिए हैं, ये उसी सिचुएशन में व्यक्ति बता सकता है। एंड इफ समवन थिंक्स कि किसी चीज़ को नेगेटिव किया जा रहा है, किसी चीज़ को पॉजिटिव किया जा रहा है, तो आई थिंक वी शुड थिंक a bit more before commenting about such things. Definitely. जैसा आपने बाउंसर्स की बात बताई जी, तो ऐसी कोई भी किसी भी हॉस्पिटल में, इनफैक्ट वर्ल्ड में मैंने कोई गाइडलाइन नहीं सुनी है कि किसी के ट्रीटमेंट के अंदर बाउंसर्स की ज़रूरत पड़ती है। हॉस्पिटल का काम है ट्रीटमेंट करना, हॉस्पिटल का काम में अगर बाउंसर्स उसको लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो दिस आंसर कैन बी एक्चुअली बेस्ट गिवन बाय दैट हॉस्पिटल, बिकॉज मैं उस हॉस्पिटल से कभी, मेरा इस मामले में कभी बात नहीं हुई कि आप बाउंसर्स क्यों लगाते हो, ना ही मुझे कभी इस मामले में वर्थ लगा कि उससे ये पूछना कि आप बाउंसर्स क्यों लगाते हो। सर धुआं तो वहीं होता है, धुआं तो वहीं से निकलता है जहां आग लगती है, ये तो आप मानते हैं। अगर बाउंसर्स किसी भी हॉस्पिटल को लगाने हैं तो उसको उनके लिए पेमेंट करनी है जी, उसको उन लोगों को शायद खाना भी खिलाना पड़ता हो, जो भी करना पड़ता हो, वो किस प्रायोरिटी पर या किस वजह से उन्होंने वो बाउंसर रखे हैं या नहीं रखे। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कमेंट, बिकॉज मेरा उस हॉस्पिटल से सिर्फ प्रोफेशनल, हर हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल के बेड्स और उस हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड तक का मेरा उनसे ये रहा है। अगर कल इसके बाद कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अगर रेस्टोरेंट या ढाबा भी अपने बाहर बाउंसर लगाएगा, तो इस बारे में क्वेश्चन मुझसे क्यों, मतलब NMC उसके बारे में कैसे आंसर देगी कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति भी अगर अपने बॉडीगार्ड लगाता है, अगर कोई फिल्म स्टार बॉडीगार्ड लगाता है, मे बी हॉस्पिटल इज थिंकिंग दे आर फिल्म स्टार, मतलब मैं उसके बारे में क्या, जैसे क्या शहर में सिर्फ एक ही अस्पताल ने लगा के रखा है, तो शायद ये मतलब इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि NMC के जो काम है और NMC से रिलेटेड जो कोविड हॉस्पिटल है,
एनएमसी उसकी गाइडलाइंस के अंदर में नहीं, देयर माइट बी सम नॉन कोविड हॉस्पिटल्स आल्सो यार, जिसने लगाया हो या किसी ने सिक्योरिटी कैमरा लगाया हो, मतलब किसी चीज के लिए कोई हॉस्पिटल अपने प्रायोरिटीज पे क्या करता है, वी आर नॉट इन अ हॉस्पिटल की जिम्मेदारी। ठीक सर, लेकिन कोर्ट का बीच में आना जी और एनएमसी को और एडमिनिस्ट्रेशन को फटकार लगाना जी, क्या सर ये अलार्मिंग नहीं था? क्या ये लोगों को ये समझाने की ज़रूरत पड़ी कोर्ट को कि हम भी हैं, या ये एडमिनिस्ट्रेशन को समझाना पड़ा कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे, हमको आना पड़ा तुमको समझाने, हमको आना पड़ा तुमको डायरेक्ट करने? सी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 3 अलग अलग पिलर्स जो बोले जाते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। जो एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स, इस तरह से जो हायरार्की होती है। जो लेजिस्लेटिव है उसके अंदर जो पार्लियामेंट या जो असेंबली होती है वो आता है। और जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर जिसे बोला जाता है वो होता है जुडिशरी, एन इंडिपेंडेंट न्यूट्रल जुडिशरी, जिसमें बेसिकली हम कोर्ट्स जो आती हैं, हर तरह की हर लेवल की कोर्ट्स आती हैं जी। तो नेचुरली इसके अंदर देखा गया पिछले कई दिनों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सभी ने अपनी तरफ से इसके अंदर इंटरवीन किया है, बिकॉज जुडिशल एक्टिविज्म जो है और जो प्रोएक्टिव नेचर जो है जुडिशल सिस्टम का, बिकॉज जुडिशरी इज इक्वली अवेयर जो भी हो रहा है हमारे आसपास, द कोर्ट्स आर इक्वली अवेयर ऑफ क्या हो रहा है। तो उसके अंदर बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्शंस इफ समथिंग कैन बी चेंज, तो जजेस एंड कोर्ट्स डेफिनेटली डू दैट पार्ट इफ दे थिंक दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। समटाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सपीरियंस हैज बीन कि ईदर इट इज ड्यू टू द इंटरप्रिटेशन when some notifications or some orders are not being followed properly by the executive, or if they are not being implemented the way they are, then courts can also intervene in that. They have full right for that, and courts can also pass orders or strictures if someone is doing wrong. The Honorable High Court Nagpur has been very very proactive and very we are also very thankful to them, because they have also been a source of support. I wouldn't use the word as they have scolded us, rather they have given us the best support, probably guided you. Yes, they have given us a very good support in many ways, and in they have also given us directions, they have also given us suggestions in which we can do, and many of the things have been possible due to their intervention also. सुपर सर, क्या ये बहुत अच्छा सवाल है श्रेया ठाकरे का। पूछती हैं क्या हम थर्ड वेव के लिए तैयार हैं? आर वी वेल प्रिपेयर्ड? बिकॉज अब कहते हैं कि बच्चों के ऊपर में ये बहुत ज़्यादा घातक होने वाला है। क्या सर हम उसके लिए तैयार हैं? और शशांक गट्टेवार पूछते हैं जंबो हॉस्पिटल बन रहा है या नहीं? ओके, देखिए श्रेया जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आप 3-4 क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो आई एम थैंकफुल। यू आर अ वेरी एक्टिव सिटीजन, वेरी अवेयर सिटीजन, थैंक यू सो मच, एंड आई होप you will do tremendous good work, because we need energy of the youth, you know, young officers. इस पर भी मैं आऊँगा इस बात पर, बट जैसा आपने बताया कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं। अगर हम रेट्रोस्पेक्ट में देखें, जैसा कि शुरू में ही प्रश्न था कि क्या हम सेकेंड वेव के लिए तैयार थे, आज देखा जा रहा है कि बहुत एरियाज में हम तैयार थे, बहुत एरियाज अनएक्सपेक्टेड थे। अनएक्सपेक्टेड में मैं ये बोलूँगा कि चाहे आप नेशनल लेवल पर लीजिए चाहे इंटरनेशनल लेवल पर लीजिए, स्ट्रेन या म्यूटेशन जो साइंस का सब्जेक्ट है कि किसी भी वायरस में म्यूटेशन होने के बाद उसका नेचर क्या होगा, क्या वो कम इन्फेक्शियस होगा, क्या वो ज़्यादा इन्फेक्शियस होगा, ये जब तक उसकी स्टडी नहीं हो जाती या किसी जगह से उसके बारे में स्टडी नहीं आती, उसके बारे में ये बताना इम्पॉसिबल है। जब तक जो कहा जाता है कि अमरावती से जो एक नया स्ट्रेन निकला या नागपुर से या विदर्भ में जो एक स्ट्रेन था, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी कि उसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, ये जब रियलाइज़ किया गया, ये आई थिंक मार्च तक
रियलाइज़ किया गया कि शायद हो सकता है कि इस रीज़न की वजह से हो। मार्च के बाद जो स्टेप्स लिए गए हैं, आप उन स्टेप्स को देखिए, जी। एक बार आप उन एनालाइज कीजिए कि तैयारी और स्केल अप कितना किया गया है। ऐसा नहीं है कि सेम तैयारी फर्स्ट टाइम थी, सेकंड टाइम पर भी सेम तैयारी थी। सेकंड टाइम पर तैयारी में, ट्रीटमेंट में, प्रायोरिटीज में बहुत डिफरेंसेस आए हैं। तो अगर आप मुझसे आज पूछेंगे कि थर्ड वेव के लिए आपकी तैयारी है, यस, इन मेनी वेज तैयारी है। कुछ चीज़ें जैसे हमें बताई गई है कि शायद ये नेक्स्ट वेव है, इट माइट बी डिफ़िकल्ट इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन, जो यंग पॉपुलेशन है उन्हें अफेक्ट करेगा, तो अब उस हिसाब से तैयारी चल रही है। बट अगर आप मुझसे पूछे जाएं कि थर्ड वेव आने के बाद जो चीज़ें पता चलेंगी, वो अगर उसकी तैयारी मैं आज से कर लूँ तो मैं बहुत ही अंधेरे में देख रहा हूँ। अंधेरे के अंदर मैं जो हमने अभी तक साइंस है, जो हमारे पास अभी तक साइंस है, अभी तक स्टडीज़ है, उस हिसाब से जो हमें बताया जा रहा है, हम यंगस्टर्स के लिए तैयारी लेकिन फिर पास्ट लेसन्स तो मिले होंगे ना, उस हिसाब से तो तैयार है। पास्ट लेसन्स मिले हैं, बोथ मेडिकली एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिवली, बहुत सारे लेसन। तो उस हिसाब से तो तैयारी सर डेफिनेटली है। यस बिल्कुल है। ओके सर, एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जितने भी अवेयरनेस, सर जंबो हॉस्पिटल पे आपने जवाब नहीं दिया। हाँ जी, हाँ, तो जंबो हॉस्पिटल एक मिसनोमर है। मैं कहूँगा जंबो हॉस्पिटल एक तरीके से हर जगह बनने वाली चीज़ नहीं है कि मतलब देखिए, इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग कि देखिए आज जंबो हॉस्पिटल तय किया और कल बन गया या एक महीने में बन गया। इट हैज़ अ लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व एंड वी हैव टू सी वेदर सिमिलर थिंग, मतलब सेम चीज़ अगर बेटर तरीके से की जा सकती है। सर रायपुर ने तो बना लिया, मैं वही कह रहा हूँ। तो रायपुर के एडमिनिस्ट्रेशन ने जब ये डिसीजन लिया होगा कि हमें जंबो की ज़रूरत है, तब उन्होंने देखा होगा कि हमारे पास यही सेम चीज़ करने के ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। उन सभी ऑल्टरनेटिव्स में से उन्हें सबसे बेस्ट ये लगा कि हमें जंबो बनाना चाहिए जी। हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव्स हैं और जो थे, उसके हिसाब से जो बेस्ट डिसीजन लिए गए हैं, उस हिसाब से जंबो हॉस्पिटल को अभी प्रायोरिटी पर नहीं रखा गया है। 300 हॉस्पिटल्स का जब डिसीजन हुआ था जम्मू हॉस्पिटल बनाने का, तो रैदर देन दैट उससे ज़्यादा जल्दी जीएमसी के अंदर 300 बेड बढ़ाए गए जी, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी हो सकते थे, वो ज़्यादा, और एम्स के अंदर बढ़ाए गए, वो ज़्यादा जल्दी हो सकते थे, वो ज़्यादा एक इंस्टीट्यूशन में थे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेश मैन पावर को लेने के लिए जो करना पड़ता है, मतलब अलग से एडवर्टाइजमेंट निकालने से अच्छा क्विक डिसीजन लेने के लिए ये डिसाइड किया गया उस टाइम कि हम वही सेम प्रायोरिटीज़, जो हमें बेसिकली 300 लोगों का एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना है, 300 बेड्स का जी। तो जब अलग अलग प्रायोरिटीज़ उसके अंदर अलग अलग ऑल्टरनेट्स लिए गए, तो उसके अंदर जीएमसी के अंदर बेड बढ़ाना वाज मच फीजिबल, देयर वाज स्टाफ अवेलेबल एंड देयर वाज अ बिल्डिंग अवेलेबल, वो डिसीजन लिया गया। अगर फिर से ऐसा ऑल्टरनेटिव होंगे कि हमारे पास होंगे कि अगर हमें फिर से बेड्स बढ़ाने हैं और कितने बेड बढ़ाने हैं के हिसाब से जब ऑप्शन होंगे, उसके अंदर जंबो हॉस्पिटल अगर बेस्ट ऑप्शन होगा तो डेफिनेटली जंबो हॉस्पिटल ही बनाया जाएगा। सर बहुत सारी चीज़ों के, मैं थोड़ी आपकी बात करता हूँ। तो कुछ एलिगेशंस आप पर भी हैं सर। एक एलिगेशन है कि आप लोगों के जो प्रतिनिधि हैं उनके आप फ़ोन नहीं उठाते। इस पर सर आप क्या कहेंगे? इस बारे में आप मेरे फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं कि किसी का फ़ोन उठाना या ना उठाना हर बार मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, बट अगर किसी का अननोन नंबर आता है तो उसमें बहुत मुश्किल होता है ये बताना कि ये लोक प्रतिनिधि का है या फिर ये किसी व्यक्ति का है। ऑन द अदर हैंड इफ़ आई वुड से कि मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि मैंने रात से लेकर सुबह तक किस किस टाइम पर फ़ोन उठाए हैं जी। अगर उसका इस चीज़ से कंपैरिजन किया जाए कि मैंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया, तो आई थिंक आई कैन टोटली निगलेक्ट दिस माइट बी एन एलिगेशन। बट अगर जिन लोगों के फ़ोन मैंने उठाए हैं, अगेन आई वुड लाइक टू से यू कैन चेक द अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस। जिन लोगों के मैंने फ़ोन उठाए हैं, जिस टाइम पर उठाए हैं, अननोन नंबर्स, मेरे लिए मैटर नहीं करता कि अननोन है नंबर या नोन है, मैंने किस किस टाइम पर उठाया, अगर आप वो चेक करेंगे तो आप इमीडिएटली समझ जाएंगे कि
इस एलिगेशन में कि मैं किसी का फ़ोन उठाता हूँ या नहीं उठाता, दिस इज़ अ वेरी वेग थिंग या नहीं, बट आर यू ओपन फॉर एलिगेशंस? अगर उस पर स्पष्टीकरण देंगे आप? 2-3 ही हैं। नहीं, मैं तो स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूँ, बट व्हाट आई एम मोर सरप्राइज्ड इज कि हाउ विल द यूथ, बिकॉज आपका सारा यूथ इसको देखता है। नहीं, मेरे शो सब देख रहे हैं, उनकी तरफ से एक सवाल आया था। एक सवाल सर ये भी है, मैं लूंगा एलिगेशन, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि यंग ऑफिसर्स, इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी होंगे जो आईएएस की तैयारी भी करना चाहेंगे, वो भी देख रहे होंगे कि ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स कैसे जवाब देते हैं। उनका एक अलग व्यू है मेरी तरफ देखने का कि जलद सर कैसे जवाब देते हैं या फिर कैसे फेस करते हैं। आई एम श्योर दे ऑल्सो वुड बी वंडरिंग, या फिर जो लैक्स ऑफ पीपल हु अपीयर फॉर द एग्जाम एवरी ईयर, वो भी 10 लाख में 100 लोग बनते हैं सर। तो ये अपने आप में जो एस्पिरेंट्स है वो भी ऐसा आपके जो एलिगेशन था उसके जवाब में ये सोचते हुए दूंगा कि कुछ भी एलिगेशंस का वो जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस चीज़ को लेकर कभी हतोत्साहित ना हो या डीमोटिवेट ना हो कि अगर हमें यही सब फेस करना है अपनी लाइफ में या अपने करियर में, अगर हमें यही फेस करना है, तो आर वी प्रिपेयरिंग फॉर द राइट थिंग और आर वी प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग विच माइट बी सो थैंकलेस। तो इसीलिए जो आई विल डेफिनेटली गिव स्पष्टीकरण, बट आई विल ऑल्सो बी। मैंने 2 क्वेश्चन दिए, सुन के ही डिलीट कर दिए कि वाकई में ये बात सोचने लायक है कि आई विल मेक श्योर कि वो जो एलिगेशन है उनके जवाब देते हो मैं किसी को डीमोटिवेट ना करूं। नहीं सर, एक सीधा सवाल है सर, एक सीधा सवाल है कि मेरे जितने भी अभी तक क्वेश्चंस मुझे लोग पूछ रहे हैं उसमें सर एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। वो आप जब आप मेरा शो वापस से खुद देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि राज को वो सवाल आ रहे होंगे तो राज के मन में क्या चल रहा होगा। सर, रेडियंस हॉस्पिटल, होप हॉस्पिटल, इनको एनएमसी बंद क्यों नहीं करती, इन पे एक्शन क्यों नहीं लेती? ये सवाल बार बार पॉपअप हो रहा है सर। ये अखबारों में भी हो रहा है, ये हर जगह पूछा जा रहा है। आई एम श्योर सर आपसे भी लोग पर्सनली जब मिलते आते होंगे तो आपसे भी पूछते होंगे। सर कुछ तो चल रहा होगा सर। बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह उनकी चौकसी जैसे बोलते हैं मराठी में, या फिर जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत अच्छी तरह चल रही है। आप इस चीज़ को सोचकर डीमोटिवेट ना हो या मायूस ना हो कि किसी चीज़ को निगलेक्ट किया जा रहा है या इसमें बहुत टाइम लग रहा है। आई एश्योर यू कि हर चीज़ की बहुत बारीकाई से जांच की जा रही है और इसके अंदर एज अप्रोप्रिएट जो भी मैक्सिमम एक्शन होता है, जो उनके ऊपर एलिगेशंस हैं उस हॉस्पिटल के ऊपर और जो भी सिद्ध होंगे उनके ऊपर, उस हिसाब से जो मैक्सिमम कार्रवाई उनके ऊपर की जाती है वो मैक्सिमम ही की जाएगी। अगर वो मैक्सिमम कार्रवाई बंद करने की है तो बंद करने में भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बट उसमें मैं अभी इसीलिए मैं यंगस्टर्स को ये बताना चाहूँगा कि जो प्रोसेस होती है, स्पेशली अगेन जो एस्पिरेंट्स हैं, ये जो इस करियर में बताना चाहते हैं, दैट यू विल रियलाइज़ कि जो प्रोसेस है उसके अंदर अगर हम कहीं भी चूक करते हैं, अगर हम किसी भी तरीके का गलत डिसीजन लेंगे जल्दी करने के चक्कर में या फिर इस एलिगेशन में कि इसके ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसको बंद नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा एलिगेशन आज किसी ने किया कि इसको बंद नहीं किया, अगर मैं उसको सिर्फ इस एलिगेशन के ऊपर अगले दिन ही बंद कर दूं, उसके जो नतीजे हैं दैट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर द एनएमसी एंड फॉर द कमिंग पीपल और all the other hospitals who are doing good, because a bad example will actually be more harmful rather than good. हमें अगर किसी का एग्जाम्पल बनाना है, किसी हॉस्पिटल का, किसी डॉक्टर का एग्जाम्पल बनाना है, तो उसके लिए उसके ऊपर ढंग से कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो टाइम ले सकता है, बट अगर कार्रवाई उस पर ढंग से होगी, इट विल बी अ गुड एग्जाम्पल, इट विल बी अ गुड एग्जाम्पल टू द पीपल, इट विल बी अ गुड एग्जाम्पल टू द एलिगेशंस, इट विल बी अ गुड एग्जाम्पल टू द डॉक्टर्स। सर इस पे आप क्या सोचते हैं कि मेरे आखिरी के चंद सवाल बस कि सर इस पे क्या सोचते हैं कि जब कोई भी काम आता है तो पॉलिसी मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठकर नेता डिसीजंस लेते हैं चीज़ों को लेकर कि किस तरह से काम करना है, और काम करना जो एक्टिवेशन का काम है वो पूरे अधिकारियों का काम है, वो एक्टिवेशन उनका है, लेकिन गाली खाने का काम सिर्फ नेता करते हैं।
तो सर खाने गालियाँ का। गालियाँ गालियाँ जो उनको दी जाती है हाँ। कि ये नेता बराबर काम नहीं कर रहा, ये नेता काम का नहीं है, शायद इसको चुनकर हमने गलती कर दी, या ये पार्टी को सरकार बना के हमने गलती कर दी। हाँ। गलतियाँ अधिकारी करते हैं लेकिन गालियाँ नेता खाते हैं। कहीं ना कहीं ये नेताओं के साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी, तो नहीं, पहली बार नेताओं की तरफ से कोई बोल रहा है, लेकिन क्या नेताओं के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हर किसी टाइप के प्रोफेशन में, हर टाइप के एक तजुर्बे में, एक एक्सपीरियंस के अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। अगर पॉलिटिशियंस, इफ यू आर सेइंग, आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो every time maximum the politicians are held responsible for things. Okay. So if a person, whether it is a politician or whether it is a common man, he is held responsible for that, then he has to face this because he was in this profession keeping in mind कि ये होगा। ऐसा नहीं है कि आज किसी के ऊपर कुछ वो करना पड़ रहा है, किसी को कुछ सुनना पड़ रहा है। एंड अगर इफ़ यू आर थिंकिंग कि सम पीपल हैव टू हैंडल बैड वर्ड्स, तो आई थिंक अभी सोशल मीडिया के ज़माने में तो इसके अंदर बहुत कम डिफरेंस है कि हु इज़ सेइंग बैड वर्ड्स एंड हु इज़ गेटिंग बैड वर्ड्स, ऑल आर ऑलमोस्ट इक्वल। एट पर्सनल लेवल जाकर इट इज़ वेरी सैड एक्चुअली, जिस तरह के बैड वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं फॉर ऑफिसर्स ऑल्सो, ऑफिसर्स हु आर ऑन एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, politicians who are active on social media, they are given so bad words, which is actually very sad. And it somehow shows कि it has become so easy for someone to just sit in their home, जिनको कुछ लोग trolls भी बोलते हैं। It is very easy for people to sit at their home and not realize कि वो politicians है या वो officer है या फिर वो कोई office है, कि उनको किस किस तरह का काम किस किस सिचुएशन में करना पड़ता है। जब केसेस हर रोज़ 5-5 हज़ार आ रहे थे, तो क्या प्रायोरिटी थी? क्या हमारी प्रायोरिटी उस टाइम हॉस्पिटल्स के बिल्स थे, या प्रायोरिटी हमारे पास उस टाइम हॉस्पिटल के बेड्स दिलवाने की थी? जिस टाइम इतने ज़्यादा केसेस आ रहे थे, तो क्या हमारी प्रायोरिटी उस टाइम ये देखने की थी कि कहाँ पर कौन ऐसा बोल रहा है कि आप लेकर जाओ, या हमारी प्रायोरिटी ये थी कि ऑक्सीजन की कहीं कमी ना हो? 24 आवर्स हमें ये इंश्योर करना था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स हॉस्पिटल तक पहुँच रहे हैं, या हमें ये इंश्योर करना था कि किस समय पर कि कौन सी जगह पर क्या कंप्लेंट आ रही है? नाउ द टाइम हैज़ कम जब कंप्लेंट्स हम ले सकते हैं। वी आर इन अ मच बेटर पोजिशन। सर, ये जो पूरा टर्म देखा हमने कोविड में, यू द सेकंड IAS हियर, द फर्स्ट वाज तुकाराम मुंडे सर। नो, राधाकृष्ण सर इज आल्सो एन IAS सर। लेकिन जिस तरह से ये पूरा का पूरा वक्त गुजरा है, जो चीज़ समझ में आई है कि एक IAS को अलविदा कहने के लिए नागपुर शहर के कुछ लोग उनके दरवाजे पर चले जाते हैं और उनको फूलों से उनको बाय बाय करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं, और एक IAS के ऊपर में खुलकर किसी भी मंच पर एलिगेशन लगा देते हैं कि उनकी हॉस्पिटल के साथ क्या है, क्या रिश्ता है, और ओपनली आकर उनके भी प्रतिनिधि, उनके वॉलंटियर्स आकर कोई भी सोशल डोमेन पर आकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं जो उनके मन को सही लगता है। इस चीज़ को जब आप देखते हैं तब किस तरह से इसको एलोकेट करते हैं सर? नहीं, एक्चुअली आई कांट रियली कमेंट ऑन दिस कि जनता किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को लेकर उनके मन में जो स्नेह है या किसी भी व्यक्ति को लेकर उनके मन में क्या फीलिंग्स है, दिस इज़ अ डेमोक्रेसी। तो वो उसका किस तरीके से शो करते हैं ज़रूर है। किसी भी व्यक्ति को अपना किसी दूसरे व्यक्ति या किसी ऑफिसर या किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में बात करते हुए या उनके बारे में अपनी फीलिंग्स दिखाते हुए एक मर्यादा रखना, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये ज़रूर व्यक्ति के लेवल मतलब अपने खुद के पर्सनल लेवल पर आता है, वो हर किसी को करना ही चाहिए ऑफ कोर्स। तो इससे ज़्यादा मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज़ वेरी पर्सन सेंट्रिक। किस व्यक्ति के बारे में कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है या किसका, पर वो सोशली आके जब सोशल नेटवर्किंग पे आकर जब ये बात खुलकर कहता है कि ये ऑफिसर ऐसा है या ये वो ऑफिसर के ऊपर में ये एलिगेशन मैं लगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो उनका रोल संदेहपूर्ण है या जो भी है, तो क्या उस ऑफिसर ने उस चीज़ को क्या सामने बैठ के क्लैरिफाई करना या क्या कहना चाहिए कि आप कोर्ट में जाएं, आप सीनियर्स के पास जाएं और
बात नहीं, वो अगेन किस टाइप की एलिगेशन है उस पर डिपेंड करता है. इफ इट इज़ अ पर्सनल एलिगेशन देन इट बिकम्स वेरी बैड. मतलब फॉर यंग ऑफिसर्स के लिए तो होता ही है अगर उन पर कुछ एलिगेशन लगे. एंड इफ दे आर डूइंग गुड वर्क, नॉट ओनली मी, young officers throughout Maharashtra, throughout India are doing good work, and a lot of people look into it, look up to them. बहुत सारे youngsters, बहुत सारे लोग IAS officers को बहुत they look up to them, they look at them as their mentors, as their idols. Even public representatives, बहुत सारे youngsters look at public representatives also as their idols, as their mentors. तो इसी केस के अंदर अगर ऐसा होता है कि कोई यंग ऑफिसर्स के ऊपर एलिगेशन लगती है तो ऑफ कोर्स इट फील्स वेरी बैड. मतलब किसी को भी नेचुरली बहुत बुरा लगेगा, बिकॉज एक तो शॉकिंग बहुत होता है क्योंकि कंप्लेंट माइट बी इन द नेचर ऑफ सम सिस्टमिक मिस्टेक कि शायद ये पॉलिसी के अंदर ऐसा चेंज है या फिर 80-20 नहीं होना चाहिए बिकॉज इट हैज सम फॉल्ट्स. तो इट कैन बी रेमेडीड इन दैट वे. बट किसी के ऊपर पर्सनल जाना, एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स दैट वेज आर नॉट पॉलिसी मेकर्स. पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा होता है. तो उस बारे में ये बोलना कि पॉलिसी गलत है या नहीं इज नॉट के बारे में कमेंट करना किसी भी ऑफिसर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज दे आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी द वे इट हैज़ बीन फॉर्म्ड. तो उसके अंदर पर्सनल एलिगेशंस आर ऑलवेज बैड. मतलब इट समटाइम्स दे आर इन अ वेरी बैड टेस्ट समटाइम्स. तो यस, इट विल बी हर्टफुल फॉर एनी, इवन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, इट कैन बी अ कॉमन पर्सन. मतलब एवरीवन, अगर कोई उनके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाए एंड दे हैव अ गुड रिकॉर्ड, गुड सर्विस रिकॉर्ड, देयर इंटेग्रिटी हैज़ नेवर बीन क्वेश्चनड बिफोर, तो ये तो बहुत शॉकिंग किसी को भी लगेगा. I'm sure. सर ये मेरे आखिरी के 2 सवाल. एक सवाल है शशांक गट्टेवार का, कहते हैं कि यू शुड बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया सो दैट पीपल कैन ट्वीट यू एंड दे कैन टेल यू द इश्यूज easily and it can really help for people. I will try. I have actually tried it much before, when this sort of, I am a very technology oriented person. I am a computer engineer, so it is not that I am not very fond of social media or I don't want to be it. Actually, I have been active on it much before, but gradually I realized that currently in the pandemic situation it was proving not very fruitful for me. In the near future, matlab if I feel ki it is a better medium, which as Mr. Shashank has mentioned, if it is a better medium to get the feedback from the people or to know the issues, because there are already a lot of mediums. We have a complaint grievance app also. So that ways we have multiple channels. If we want to choose only, अगर हमें एक ही medium choose करना हो तो then that is a different thing. But I think we are. NMC social media is doing good. NMC का social media. NMC social media is not handled by me, but time to time I keep checking its updates. It is doing its work of updating the people, and also along with that, if there are some particular grievances with some department, then the grievances are forwarded to them. तो yes, NMC का social media. But आप Facebook पे नहीं आएंगे, आप राज की बात शो नहीं देखेंगे, आप ट्विटर पे नहीं आएंगे. I'll watch this. नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा. I'll specially come to Twitter or Facebook to watch this show. Okay. सर लास्ट क्वेश्चन. अब सर सेकंड वेव खत्म होने पे है, थर्ड वेव कब आएगी कोई कह नहीं सकता, लेकिन अभी भी ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, इसका थ्रेट बाहर है. क्या सर हम उस सिचुएशन में आ गए हैं? ये बात मुझे पता है, मैं बहुत वक्त से शायद पहले पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो लोगों में उत्साह अब आ गया है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ गया है, नंबर्स कम हो गए हैं, तो लोगों के मन में इस बात को लेकर उत्साह भी है, डरे भी लगे हुए हैं लोग कि कहीं हम मुझे ना हो जाए, इसलिए लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं. लेकिन क्या अब नागपुर उस स्थिति में आ गया है कि अगले कुछ दिनों में हम नागपुर को खुलता हुआ देखें, वापस मुस्कुराता हुआ देखें? जी देखिए, एक सिंस से टॉपिक निकला है तो एक चीज़ जो मैं अभी सभी स्पेशली यंगस्टर्स को बताना चाहूँगा, इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग. जी, जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए.
ये जो सेकेंड वेव है इसके अंदर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस नहीं कर पाए बिकॉज हमारी प्रायोरिटीज़ शायद अलग थी, वी वर फायर फाइटिंग। बट एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम अपनी डिस्कशन में कभी नहीं ला पाए वो ये है कि सेकेंड वेव का इतना बढ़ने का कारण क्या था। जी। सेकेंड वेव का बढ़ने का कारण ये स्ट्रेन जो था वो डिफरेंट था, इन्फेक्टिविटी शायद ज़्यादा थी, बट मोर देन दैट क्योंकि मैं भी इसी शहर का पार्ट हूँ, आई लिव ब्रीथ एज अ सिटीजन ऑफ दिस सिटी। जी। आई हैव सीन दैट वी हैव टू समवेयर और द अदर सी पुट little bit of burden or a little bit of blame on the youngsters for this. The way blatantly rules जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट किए जा रहे थे इन द मंथ ऑफ मार्च, इन फेब्रवरी किए जा रहे थे, मैं और किसी को बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा बट मैं यूथ को बोलना चाहूँगा बिकॉज यूथ सुनता है, युवा सुनते हैं, रियलाइज़ करते हैं, मिस्टेक रियलाइज़ करते हैं। कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा, अब मैं आपकी भाषा बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि यंगस्टर्स शायद उन प्रिकॉशंस को या उन डायरेक्शंस को उस तरह से शायद फॉलो नहीं कर रहे थे या फिर शायद उनसे अटैच नहीं कर पा रहे थे, रिलेट नहीं कर पा रहे थे। हमने आपको रिलेट नहीं कर, ये शायद मेरे लिए नहीं है जी। मतलब it was very sad to see when we were traveling throughout parts of the city. It is very sad to see. मैं और किसी व्यक्ति को समझ सकता हूँ बट युवा जो हैं, यूथ जो है, जिनको यही जानकारी नॉट ओनली थ्रू अनाउंसमेंट्स थ्रू पेपर दी जा रही है बट सोशल मीडिया पर भी सबसे ज़्यादा एक्टिव वो हैं। मास्क लगाने से लेकर बाहर ना घूमने तक, लॉकडाउन को फॉलो करने तक का इतनी जगह बहुत ज़्यादा वो किया गया, वायोलेशन किया गया। और जब उसके ऊपर स्ट्रिक्ट मेजर लिए जाते हैं तो उसके ऊपर और भी ज़्यादा सीरियस जो वायलेशन देखी जाती हैं। लोग ओपनली वो करते हैं कि नहीं, हमें तो कुछ नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, हम नहीं फॉलो करना चाहते, कोविड चला गया है। बट जो ये डायरेक्शंस दी जा रही हैं, जो प्रिकॉशंस दी जा रही हैं, दे आर वेरी सीरियस इन नेचर। बहुत स्टडी करके, बहुत रिसर्च करके उनको बताया जा रहा है। मास्क यूसेज एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मास्क यूसेज, अगर दो लोग बैठे हों, एक लोग उसमें से पॉजिटिव भी हो, तब भी एक ही रूम में बैठे हैं, मास्क यूसेज एंड सोशल डिस्टेंसिंग कैन रिड्यूस द चांसेस। और मास्क यूसेज का मतलब प्रॉपरली, अच्छी तरह, यहाँ चिन के ऊपर नहीं, अच्छी तरह यूज़ करने पर 90 to 95% तक इट रिड्यूसेज योर चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन जी। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। मास्क लोग अभी भी नहीं पहन रहे हैं। इनफैक्ट दिस इज़ द राइट टाइम टू टेल दिस टू द यूथ कि आप ये गलती एक बार, हम क्या पूरा इंडिया इस चीज़ को एक बार और झेल चुका है, सेकेंड वेव में झेल चुका है। इसमें कल्प्रेट युवा भी हैं। युवा को भी अपने को रिलेट करना चाहिए इससे कि हमारा जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की या जो यंगस्टर्स की, हर एज के लोगों की जो जान गई है, उसमें वो फैलाने में हम लोगों ने कितना कंट्रीब्यूट किया। क्या चाय की टपरी पर सुबह की जो आदत बन चुकी है, क्या वो कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए हम नहीं छोड़ सकते? जो हमारे यंग एनर्जी, आई अंडरस्टैंड, आई एम ऑल्सो नॉट दैट यंग नाउ, बट जब मैं इस सिचुएशन में था, हमारे अंदर एनर्जी होती है, घर पे नहीं बैठना चाहते, बट क्या हम रादर घर पे बैठकर कुछ और कोर्स या फिर कुछ और नई चीज़ नहीं सीख सकते उस टाइम पर? क्या फॉर एग्जाम्पल हम गिटार बजाना नहीं सीख सकते या हम कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं सीख? देयर आर लॉट्स ऑफ एप्स अवेलेबल, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नए चीज़ें जो हम उस टाइम पर यूटिलाइज कर पाते। वो समय चला गया अनफॉर्चुनेटली। इट इज, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले. Youth have had a lot of role to play in the spread of this and throughout India. We must realize this. We must blame everyone squarely. The young population, the working population, जिनकी वजह से ये स्प्रेड हुआ है अपने घरों में, जो पहले पिछले साल तक कंटेन हुआ था उन एरियाज़ में इस साल गया है, उसके बहुत सारे रीज़न है, जिसमें ये रीज़न है कि यूथ particularly or overall the public has not maybe understood the language
True. इवन तो हमने बहुत सिंपल तरीके से बिल्कुल हर तरह के मीडिया से, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर नगर सेवक तक, ऑफिसर्स ने, हर एक्ट्रेसेस ने, एक्टर्स ने, हर किसी ने इसके बारे में ट्वीट करने से लेकर हर तरह के मीडियम में इसके बारे में बोला है, परंतु फिर भी लापरवाही बहुत की गई है। जी। एक ऐसा वायरस जो हवा से फैलता है, उसको रोकने के लिए आपको उस हवा को अपने पास आने से रोकना है, कांटेक्ट रोकना है। इस लॉजिक से इसको देखा जाए तो वायोलेशंस करने एक्चुअली आपके खुद के परिवार के लिए भी उतने ही डेंजरस हैं। आप उन लोगों से, उन यूथ से पूछे जिनके घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो कभी ना पिछली वेव में ना इस वेव में बाहर गए हैं, पेरेंट्स हैं जो ना पिछली वेव में इस वेव में बाहर गए हैं, हाउ डिड दे गेट इन्फेक्टेड? कभी क्या इस बारे में सोचा है? हाउ डिड चिल्ड्रन जिनको हम घर से बाहर नहीं जाने देते गेट इन्फेक्टेड? जी। इट इज़ बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन हु इज़ मोबाइल, एंड मोबाइल पॉपुलेशन कंप्राइजेज मेनली ऑफ यूथ। ट्रू। तो सर, नागपुर खोलेगा? नागपुर खुलेगा, चलेगा और दौड़ेगा भी जी। समय आने पर। अभी वो समय नहीं आया है। मैं अभी भी हाथ जोड़कर सभी से विनती करता हूँ, अभी वो समय नहीं आया है। इट इज़ टू अर्ली राइट नाउ। अभी भी केसेस आ रहे हैं, वो केसेस 2 से 3 दिन में इमीडिएटली ऐसे बढ़ जाएंगे अगर हमने फॉलो नहीं किया। कुछ दिन या कुछ हफ्तों ये गवर्नमेंट इसके बारे में डिसीजन सभी चीज़ को कंसिडर करते हुए लेके डिसीजन लेगी। वो डिसीजन सभी को पालन करना चाहिए। तब तक वी हैव टू स्टे सेफ। पर्सनल लेवल पर अगर आप लेंगे तो ये मौका आने के चांसेस कम है कि आप दूसरे लोगों की जवाबदारी बताएं कि एनएमसी की इसमें जवाबदारी ये थी या इसकी जवाबदारी ये थी। हमें थोड़ा सा पर्सनल लेवल पर भी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या हमने अपने लेवल पर 100% जिम्मेदारी निभाई लिए, क्या हमने 100% अपना मास्क ऊपर रखा। मुझे भी बहुत बार, मतलब आई रिमेम्बर कि पूरे ऑफिस टाइम में, सिंस अभी ये एक्सेप्शनल है बिकॉज सिर्फ मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग करके और कोई नहीं है, उसमें भी मैं मास्क उसमें भी आपने मास्क पहना है। तो अनलेस एंड अनटिल मैं भी, मतलब वी हैव वॉर्न द मास्क समटाइम्स, वो गार्ड ऑल्सो जो होता है, फेस गार्ड ऑल्सो फॉर आवर्स टुगेदर। जी, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। मेरे भी नाक में बहुत लोगों को नाक में खुजली होती है, सांस नहीं लिया जाता, मेरे भी नाक में होती है वैसे ही खुजली। बट अनफॉर्चुनेटली ये इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा बड़ी है जब आप हॉस्पिटल जाएंगे। मैं कभी विश नहीं करूँगा कि किसी भी हॉस्पिटल को, मेरे खुद के परिवार से मैंने लोग खोए हैं, यहाँ पर नहीं, मतलब मेरा परिवार चंडीगढ़ में रहता है, हरियाणा में रहता है। आई हैव लॉस्ट पीपल। सो इट इज़ नॉट दैट कि एडमिनिस्ट्रेशन या वो है, वो सिर्फ इसको इस एंगल से सोचेगा कि जैसे हम इससे अफेक्टेड नहीं है। आई हैव लॉस्ट पीपल, आई हैव लॉस्ट अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिकॉज एम्बुलेंस नहीं मिल सकी। आई हैव लॉस्ट अनदर वन जिसको हॉस्पिटल बेड नहीं मिल सका। तो ऐसा नहीं है कि हमने प्रयास नहीं किया, प्रयत्न नहीं किए हैं, बट देर आर सम थिंग्स। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि नागपुर के अंदर हम बहुत विश्वास से कह सकते हैं कि हमने वो स्थिति कभी नहीं आने दी है। वी कैन प्राउडली से दैट कि वी हैव मैनेज्ड इट मच बेटर देन अदर्स। वी हैव जस्ट नॉट बीन एबल टू मे बी पब्लिसाइज इट because it is not our priority to publicize it, to show our success stories, because lives have been lost ultimately. It is a very sensitive and a serious thing. सर, वैक्सीन को लेकर जी, ये आखिरी सवाल, वैक्सीन को लेकर क्या कहेंगे? अभी तक वैक्सीन 1 मई से शुरू होने वाली थी, अभी सीनियर सिटीजन्स को भी सेकेंड डोज की इश्यूज आ रहे हैं, युवाओं को तो अभी तक मिला ही नहीं। कैसे देखेंगे इसको? एनएमसी को एक प्रोक्योरमेंट सिस्टम से वैक्सीन्स मिलती हैं। एनएमसी को क्या, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को सेंट्रली एलोकेट की जाती हैं वैक्सीन्स। जैसे जैसे वो वैक्सीन्स आती हैं वैसे वैसे हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर वो पाइपलाइन के थ्रू, पाइपलाइन मीन्स एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू वहाँ पहुँचा दी जाती है। और जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है हर वैक्सीन सेंटर की, वहाँ पर कितना स्टाफ है, कई जगह पर सिर्फ 1 डोज लगाने वाला है, कई जगह पर 4 है, उस हिसाब से 100 से 400 500 तक की कैपेसिटी के वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं। जी, अब वहाँ पर जब डोज आती है तो वो डोज को उसी दिन ख़त्म करने का
हर किसी का प्रयत्न रहता है कि आज जितनी डोज दी गई है उनको ख़त्म किया जाए जी और जब डोज नहीं आती हैं, मतलब वी डोंट गेट द डोजेज हमारे स्टॉक में नहीं आती हैं, देन वी हैव टू टेक द हार्ड डिसीजन ऑफ इन्फॉर्मिंग द पीपल कि कल डोज नहीं मिलेगा या फिर वी विल हैव टू वेट। फॉर्चुनेटली ये एक ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसका विंडो बहुत ही टाइट है जी, मतलब इसका विंडो जो है देने का इट्स बिटवीन फ्यू वीक्स जी तो ऐसा नहीं है कि अगर आज नहीं मिली तो समथिंग कैटास्ट्रोफिक माइट हैपन या बहुत बड़ा मिसहैप हो जाएगा। इसमें एक विंडो है, वी आर थिंकिंग दैट वेज कि होपफुली वी विल बी एबल टू वैक्सीनेट ऑल द फर्स्ट डोजेज एंड द सेकेंड। फर्स्ट डोज के लिए तो कोई विंडो नहीं है, सेकेंड डोज के लिए विंडो होता है। होपफुली वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इन सेकेंड डोज वाली विंडो को कवर किया जाएगा, नोबडी विल मिस देयर विंडो and if anyone will miss their window, there are proper directions for that, but till now we will make sure that कोई अब उसी हिसाब से अगर हमें चॉइस करना पड़े कि अगर हमारे पास दिस नंबर ऑफ वैक्सीन है तो उसमें फर्स्ट को कितनी लगाई जाए, सेकंड डोज को, वो भी डिसाइड किया जाता है डे टू डे एज पर स्टॉक अवेलेबल जी। तो वी विल टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली कि सेकंड के भी अगर किसी का विंडो क्लोज हो रहा है तो उनको प्रायोरिटी पर रखना है। तो इस तरीके से इसको रोज डायनामिकली इसे प्लान किया जाता है। सो ऑफ कोर्स अल्टीमेटली अ लॉट डिपेंड्स ऑन कि कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। अगर तो कब तक स्टॉक एक्सपेक्टेड है? वी आर एक्सपेक्टिंग गुड स्टॉक नाउ अगेन इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ मे, मई के लास्ट कुछ दिनों में, और उसके बाद इट्स मतलब जो अभी तक हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो हमें इंफॉर्मेशन है, उसके बाद इट इज़ गोइंग टू गो वेरी गुड। ओके सर, आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सर अपना प्रॉमिस तोड़ा, आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। 15-20 मिनट का इंटरव्यू सर 2 घंटे का इंटरव्यू हो गया। आई एम सो सॉरी कि आपका मैंने इतना वक्त लिया। बहुत सारे कॉल्स पेंडिंग हैं, बहुत सारे लोग आपसे मिलने आए हैं, फिर भी आपने ये वक्त दिया क्योंकि शायद इन सवालों के साथ आप भी बहुत दिनों से जूझ रहे हैं और आपको इन सवालों के जवाब देने थे। अगर कहीं पर किसी को लगा हो कि मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया तो आई डिड नॉट ट्राई टू बी, मतलब आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो ऐसा हो जाता है। बट देर आर सम वेरी सीरियस इशूज़ जिनको हैंडल करने के लिए उनको अगर उसी तरीके से बताया जाए तो शायद लोग उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे रादर देन एक डिसकनेक्ट में चलना। अगर सिर्फ ऑफिशियल तरीके से उसको बताया जाए तो सम आंसर्स आई कैन गिव वेरी इजीली, या फिर बहुत ही ज़्यादा ऑफिशियल तरीके से देकर जी बहुत ईजी हो जाएगा मेरे लिए, एंड आई विल बी करेक्ट ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिवली, रूल्स वाइज आई विल बी वेरी करेक्ट। बट आई वॉन्टेड दिस इंटरेक्शन टू बी मोर फ्रॉम द हार्ट बिकॉज आई वॉन्ट दिस मैसेज टू गो कि द पर्सन सिटिंग ऑन दिस साइड इज नॉट इम्यून, या ऐसा नहीं है कि हम लोगों को सिचुएशन नहीं पता है, सिचुएशन को कैसे डील किया जाता है। सिचुएशन इज गोइंग वेरी डायनेमिक डे बाय डे, न्यू चैलेंजेस कीप ऑन कमिंग, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस कीप ऑन कमिंग, तो उसको डील करने के लिए वी आर ऑल्सो ट्राइंग आवर बेस्ट। सर फिर भी आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने इतने सारे सवालों को बार बार हमने आपको कटघरे में खड़ा किया, फिर भी आपने सर अपनी सफाई बराबर दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो उम्मीदें जनता को है आपसे वो आप तक पहुंचाना शायद मेरे लिए आसान था। आई वुड ऑल्सो लाइक टू स्पीक लास्ट फ्यू वर्ड्स कि हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है इसके अंदर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में, इसके अंदर जो सीएम सर हैं और जो गार्डियन मिनिस्टर सर हैं उनका तो सपोर्ट रहा ही है, और उसके अलावा क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए दैट देयर इज ओनली वन पर्सन हु टेक्स ऑल द डिसीजंस, तो इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल एंड एवरीवन इज रिस्पॉन्सिव जी। तो सीएम सर का ऑफिस, गार्डियन मिनिस्टर सर, कलेक्टर सर, हमारे कमिश्नर राधाकृष्णन सर, डिविजनल कमिश्नर सर, तो ये सभी लोग जो हैं इनका, और हमारे सारा स्टाफ, एनएमसी का सारा स्टाफ, फेलो ऑफिसर्स और भी बाकी जो मेयर को मत भूलिए, महापौर को बहुत भूल नहीं, मैं इसीलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे साथ हर रोज, और इनफैक्ट हमसे भी ज़्यादा मैं तो बोलूँगा जो लोगों से इस पूरी वेव में हमसे ज़्यादा लोगों से जो जुड़े हैं, जिन्होंने एक्चुअली इन लोगों की नब्ज़ को समझा है, हमारे महापौर जी,
और जो सभी नगर सेवक हैं। संजय महाजन जी का भी एक बड़ा अच्छा काम उन्होंने जी अच्छा किया जी, तो अलग अलग लोगों ने अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूट किया। तो हमारे महापौर जी हैं, ही इज़ वेरी सेंसिटिव। तो इसी तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इंटरव्यू इवन दो मैंने दिया है या इसमें बातें मैंने बताई हैं, बट दीज आर वेरी कलेक्टिव इन नेचर। सभी को इसमें योगदान है, सभी को इसमें चिंता है और काम किया गया है। अगर हॉस्पिटल्स की बिल की तकरार है तो इसमें सभी लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि कैसे इसको सुलझाया जाए। माननीय महापौर जी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कमिश्नर साहब इसमें अपनी तरफ से ऑर्डर्स निकाल रहे हैं। तो हर किसी सिचुएशन में एवरीवन इज ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट। उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं चेहरा मैं हूँ, क्योंकि मैं शुरू से इस में इन्वॉल्व रहा हूँ। क्योंकि जब ये इशू आया था शुरू में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जवाबदारी मुझे दिया गया था, बिलिंग का इशू तो बाद में आया था, पहले तो शुरू करवाने का इशू था। प्राइवेट हॉस्पिटल शुरू ही नहीं कर रहे थे जी। तो तब के कमिश्नर तुकाराम मुंडे सर ने मुझे जवाबदारी दी। मैंने उन्हें बताया कि सर दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट ट्रिकी इशूज जी। ये सभी इशू आएंगे अलग अलग, बट ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी इशू रहेगा सर, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं हर हॉस्पिटल के, दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स। उनकी जो क्या प्रैक्टिस है या उनका जो ट्रीटमेंट का मेथड है, हम कहीं ना कहीं उसे क्वेश्चन करेंगे आने वाले टाइम में। तो सर शोड कॉन्फिडेंस इन मी। तो एंड एवरीवन जिनका मैंने नाम लिया, एवरीवन शोड, गवर्नमेंट शोड कॉन्फिडेंस इन मी। उसी के साथ अभी सेकंड जब राधाकृष्णन सर आए, मैंने फिर से ये बोला कि सर दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर कोविड मैनेजमेंट। ये प्राइवेट बेड्स के इशू जी, दिस सेम सिचुएशन इज देयर इन पुणे, बॉम्बे, हर जगह सेम प्रॉब्लम्स हैं जी। तो मैंने सर को पहले भी एंटीसिपेशन में बताया था, बट अगेन दे हैव शोन ट्रस्ट इन मी। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कीप अप देयर ट्रस्ट, कि कैसे उनका जो विश्वास है उसको किया जाए, लोगों की प्रॉब्लम सुलझाई जाए। सर आपने उम्मीद यही है कि सर आप जिस तरह उनका ट्रस्ट रख रहे हैं, नागपुर शहर की जनता भी आप पर बहुत उम्मीद करती है, आप उनके उम्मीद पे भी खरे उतरे। जिस तरह से आपका नाम है जलज, जिसका मतलब है कमल, बीजेपी वाला कमल नहीं बोलूँगा इसको, लेकिन कमल बोलूँगा। देश का नेशनल फ्लावर है हमारा, और आप नेशनल फ्लावर जैसे हमारे नेशनल स्टार बनकर उभरें, यही आपसे अपेक्षा है और यही आपसे उम्मीद। और आप 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि जब सभी के वो काले बादल छटेंगे तो जलज की तरह सूर्य भी चमके और नागपुर शहर के चेहरे पे वापस से आपकी जैसी मुस्कुराहट है वैसी ही मुस्कुराहट आएगी। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहरहाल आज राज की बात में जलज शर्मा सर से बात हुई। जलज शर्मा सर से सवाल पूछे, वो सवाल जो शायद आपके थे, वो सवाल शायद नाम नहीं ले पाया मैं सबके, लेकिन फिर भी लोगों के सवाल सर तक पूछे, सर से जानकारी लेने की कोशिश की। फिर भी एक बात जो है राज की बात, कि जिनकी जान गई है उनकी गिनती तो हो चुकी है, लेकिन जिनका ज़मीर गिरा है उनकी गिनती अभी बाकी है। जो लोगों ने कालाबाजारी की है, जो लोगों ने गलत अफवाहें फैलाई हैं, उनको शायद ये शहर के लोग और ये शहर का वक्त भूल नहीं सकेगा। और वक्त आने पर शायद वो ऊपर बैठा, आसमान के दूर पार बैठा भगवान, ईश्वर, अल्लाह उन्हें सज़ा ज़रूर देगा। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, एंड अबव ऑल जिंदा रहें। जय हिंद।